triple product. So here vector triple product is like A cross B cross C. It is your vector triple product. और इसकी वैल्यू कैसे होती है? इसकी वैल्यू जो है वेक्टर बी और वेक्टर सी का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी में जो ब्रैकेट के अंदर है उन्हीं दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसका जो स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा दैट इज ए डॉट सी। ए डॉट सी क्योंकि एक नंबर है ये हो गया एंड माइनस ए डॉट बी। तुम ऐसा कर सकते हो यहाँ पर ए डॉट सी एक λ1 है और ए डॉट बी एक माइनस λ2 है। तो ये जो बन गया ये क्या बना λ1 बी वेक्टर प्लस λ2 सी वेक्टर। सो व्हाट वी कैन से, you can say that A cross B cross C is linear combination of B and C। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये जो वेक्टर है ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वेक्टर बी और सी से फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर ए का वैसा कोई रोल नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में रोल है। मीन्स ये बी और सी के प्लेन में होगा। अगर तुम्हें कम्युनिस्ट को हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, यू जस्ट राइट डाउन दिस नोट। इस पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ते हैं, करेंगे डिस्कस। ये है लीनियर कॉम्बिनेशन की जब मीनिंग पे आएंगे देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो इसलिए मैंने बॉक्स में इसे कर दिया है। आगे बढ़े। ओके इससे मैं रन करता हूँ। नाउ नेक्स्ट, यदि हम लोग ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? अगर यहां तुम्हारा ए है और ये बी है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? कौन सा वेक्टर होगा? ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर दिस आउटवर्ड। यानी ये पार्ट इस तरह से तुमने जो डॉट अगर बना दिया यहाँ पर डॉट, तो यही ए क्रॉस बी हो जाएगा, राइट ना। यहाँ कर का पार्ट जो है ये तुम्हारा ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब बताओ अगर तुमने ए क्रॉस बी अब मांगा तो वो क्या बने? ए क्रॉस बी कौन सा डायरेक्शन बन जाएगा? कोई बता सकते हो? इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, कैसा होगा ये वाला डायरेक्शन इस डायग्राम में? नेगेटिव एक्सिस की तरफ डाउनवर्ड चला जाएगा, राइट। यानी कि इसको हम लोग यहाँ पर लिख लिए, ये जो है ए क्रॉस बी तो तुम्हारा डॉट से है और ये नीचे की ओर जो जाएगा ये होगा ए क्रॉस ये हो जाएगा। सो इसमें क्या देख पा रहे हो? ऐसे केस में ए क्रॉस बी तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, राइट। जब ए क्रॉस बी कह रहे थे इट इज perpendicular to plane containing A and
B vector. A cross B, it is perpendicular to plane containing A and B vector. अब इसको अगर तुमने A से क्रॉस कर दिया, देन A क्रॉस B, ये क्या होगा? It will be perpendicular to A and A क्रॉस B, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का रूल ही ऐसा है, इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी परपेंडिकुलर होगा. So it means again it is in the plane of A and B. So it means again it is in the plane of A and B. फिर से A और B के प्लेन में ही आ जाएगा. और वैसा मैंने बताया भी, अगर ऐसा कोई भी वेक्टर होता है जो ब्रैकेट में होता है, जो लिखा हुआ, मान लो ब्रैकेट में A क्रॉस B लिखा है और इधर क्रॉस C लिखा है, इसका मतलब है ये जो वेक्टर होगा वो किस प्लेन में होगा? A एंड B वेक्टर प्लेन होगा. ये जो पूरा का पूरा है is in A and B वेक्टर प्लेन. तो इससे डिसाइड हो जाता है किधर का प्लेन है. तो जहां पर भी दो वेक्टर एक साथ हैं, लाइक A और A एक साथ है, तो ये वेक्टर जो है इसी प्लेन में होगा, लेकिन इस पे परपेंडिकुलर होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा. तो इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर. इसे रब करो. एक एग्जांपल लेते हैं. एक मिनट सर, एक मिनट. हो गया सर. Take an example. Find the unit vector. Find the unit vector in the plane containing in the plane of A 2i cap plus j cap plus 3k and B I cap plus j cap minus k cap and the and perpendicular to A है. ये है तुम्हारा क्वेश्चन. A पे परपेंडिकुलर है, तुम्हें कौन सा यूनिट वेक्टर निकालना है? यू हैव टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ दिस एंड परपेंडिकुलर टू इट. ऐसा क्वेश्चन जब भी करना हो, यूनिट वेक्टर तो बाद में करेंगे, पहले वेक्टर निकाल लें. पहले हम लोग वेक्टर निकाल सकते हैं. इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते थे, जैसे कि मैंने बताया था. तुम्हें अगर ये वेक्टर निकालना है, ये B वेक्टर है, ये A वेक्टर है, तो ये वेक्टर बन जाएगा B. याद आया कुछ? B डॉट A कैप कर लेंगे, B डॉट A कैप डॉट A हो जाएगा.
तो ये पूरा वेक्टर बन जाएगा बी माइनस बी डॉट ए कैप ए वन। सर वहाँ पे सर हाँ क्या लिखा है वहाँ पे? नहीं, ये कहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ तक तो ठीक है ना। वो नहीं सर, डायग्राम में। डायग्राम तो ये देखो, ये तो डायग्राम हम लोग जस्ट रिवाइज के लिए, जस्ट याद करने के लिए बता रहे हैं। ये बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, तो यहाँ O मान लो, इसको M मान लो, तो OM वेक्टर क्या हो जाएगा, B डॉट ए कैप इंटू ए कैप, ए इंटू ए कैप वेक्टर। ये भी तुम्हारा ए ये कैप था सर, हाँ इसलिए मैंने पूछा। यहाँ ए कैप। तो इसको हम लोग पहले कर चुके हैं इस पार्ट को, लेकिन अभी दूसरे तरीके से करेंगे। लेकिन ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर नहीं होगा, ये सिर्फ वेक्टर। यूनिट वेक्टर को फिर से इससे मैग्नीट्यूड से डिफाइड करना पड़ेगा। बट अगर इस केस में तुम डायरेक्ट ये लिख दो, हमारा वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी है। अगर तुमने ये निकाला ए क्रॉस बी, तो डायरेक्टली कोई एक वेक्टर जो है, मान लो ये है तुम्हारा ए, ये है बी, तो तुम्हें एक वेक्टर ये मिल जाएगा जो कि यही वेक्टर, या तो अप वाला मिलेगा या डाउन वाला मिलेगा। यहाँ ए क्रॉस बी है और फिर ए क्रॉस, तो यहाँ पर डाउन वाला मिलेगा इस टाइप का। कोई भी मिले फर्क नहीं पड़ता, यूनिट वेक्टर तो उसके बाद निकाल ही लेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, क्या बताया मैंने, ए डॉट ए हो जाएगा बी वेक्टर माइनस, सॉरी ए डॉट बी एंड इट इज ए वेक्टर। फॉर्मूला देखना मैंने जो बताया है, एंड ए डॉट ए बी, ऐसा सब देखो। ए डॉट ए क्या आएगा, ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट बी क्या बनने वाला है, ए डॉट बी 2 प्लस 1 सर -3 0 -3 0। इसका मतलब है ए और बी परपेंडिकुलर है, फिर तो ए और बी परपेंडिकुलर है। क्या ऐसा दिख रहा है क्या? हाँ सर। हम चेंज कर लेते हैं डाटा को, परपेंडिकुलर नहीं रखते हैं। इसको मान लो हमने 2 रख लिया, चेंज कर लो डाटा को, तो ये -2 हो जाएगा। और फिर ए वेक्टर लिख सकते हो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तब भी निकल जाता, परपेंडिकुलर होता तो बी वेक्टर ही आंसर हो जाता तुम्हारा। ए डॉट ए करोगे तो 4 + 1 यानी 9 इंटू बी। तो योर आंसर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस 9b वेक्टर, सो 9i कैप प्लस 9j कैप माइनस 9k कैप। दोनों को माइनस कर दोगे तो तुम्हें ये वेक्टर मिलेगा, ये वेक्टर मिलेगा, तो इसका यूनिट वेक्टर फिर तुम निकाल पाओगे। सो इसका यूनिट वेक्टर फिर निकाल पाओगे, राइट ना। सो इवन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इजियर कंपेयर टू क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें डिटर्मिनेंट्स के थ्रू आंसर नहीं करना होता है, डायरेक्टली फार्मूले के थ्रू आंसर करना। इसका यूज क्या हो सकता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, टू फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, इन ए प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग इस तरह से वेक्टर को फाइंड कर सकते। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। हाँ सर वो डॉट प्रोडक्ट वाले एक बार फिर से समझा सकते हैं क्या? ये वाला, ये हाँ सर। ठीक है, ये नोट कर लिया। हो गया ये। एक मिनट सर। ओके
ठीक है सर। चलो। हाँ, नहीं क्लास है ना, लिंक भेजा है तो तुम्हारे ग्रुप में एक ग्रुप क्रिएट किया, उसमें भेजा होगा, देखो मैं फिर से भेज देता हूँ। नहीं दिख रहा 12th स्टैंडर्ड ग्रुप? हाँ, उसमें होगा। तो इसको देखो कैसे डॉट प्रोडक्ट से करते हैं। तुम्हें ए पे परपेंडिकुलर चाहिए तो ए ऐसे कर लो और इसका यूनिट वेक्टर लिख लो यहाँ पर। इस ऑरिजिन मान लो, इसे बी मान लो, इसे ये बी वेक्टर है। तो यार यहाँ तक का जो वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर ये बनेगा बी डॉट ए कैप और ए कैप, ये तो बताया था। हाँ सर। आफ्टर दैट ये वेक्टर है इधर और ये है इधर, ये ऐसा वेक्टर बन गया। और ये एम बी वेक्टर मतलब क्या होगा, बी माइनस ये एम बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ओ ए एम कैप। वेक्टर। बस हो गया। लेकिन वहाँ यूनिट वेक्टर ये सब करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट हम लोग ए क्रॉस बी कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। एक और क्वेश्चन कर सकते हो, फाइंड ए यूनिट वेक्टर perpendicular to A I cap plus 2j cap and in the plane of A, that is I cap plus 2j cap and B I cap minus 3j cap। इसका आंसर करना हो तो कैसे? सर सर टू आई कैप माइनस जे कैप हो सकता है कैसे? 2I cap माइनस जे कैप। आंसर की बात कर रहे हो? हाँ सर। पहले तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो ना, जो आंसर आएगा तुम। हाँ हाँ वैसे डिवाइड बाय रूट 5। हाँ ठीक है, 2I कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 5, सही है। क्या सभी का आ गया? आंसर सही है। जो यूनिट वेक्टर होगा
वो 2i कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय √5 होगा। और ऐसे केस में यूनिट वेक्टर हमेशा प्लस माइनस होता है, प्लस डायरेक्शन भी होता है, माइनस डायरेक्शन भी होता है। ये होगा तुम्हारा यूनिट वेक्टर। क्या सभी का आया नहीं आया? देखो मैं बताता हूँ, पहले तुम वो यहाँ पे वेक्टर डायरेक्ट निकाल लो। यहाँ पे डायरेक्ट कैसे किया? वो थोड़ा वैरी भी तो होगा बी की वजह से। थोड़ा वैरी भी होगा बी के कारण, ये कह रहे हो? बिल्कुल सही सोचना है तुम्हारा। देखो क्या हो रहा है, ए और बी ये दोनों एक्स वाई प्लेन में ही है ना, सिर्फ मैंने के तो दिया ही नहीं था, राइट? हाँ हाँ तो अगर एक्स वाई प्लेन है, मान लो प्लेन ही तुम्हारा ये वाला है, सिर्फ जेड है ही नहीं कुछ, ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में, ये वेक्टर भी इधर था और ये वेक्टर भी मान लो इधर था। तो अगर एक्स वाई प्लेन है तो तुम्हें क्या निकालना था? परपेंडिकुलर टू ए, ए पे परपेंडिकुलर ना इस प्लेन में, और इस प्लेन में तो बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, ढेर सारे हो सकते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर टू ए तो एक ही होगा ना, समझे बात को? परपेंडिकुलर टू ए इस एक्स वाई प्लेन में तो एक ही होगा, और बी कोई भी बदल दो प्लेन तो सेम ही रहेगा। अगर बी की वैल्यू अगर एक्स वाई प्लेन में वही कोई भी रखते हो, मान लो बी का वैल्यू तुम इसकी जगह आई प्लस जे रख दो, बी का वैल्यू तुम माइनस आई प्लस 2j रख दो, या फिर बी का वैल्यू आई प्लस 5j रख दो, इन सब में आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, आंसर कब अफेक्टेड होगा? जब इसका प्लेन बदल दोगे। अगर इसका प्लेन आई माइनस 3j में कुछ और ऐड कर दो के कर, तब इसका आंसर जरूर बदलेगा। यही कहना चाह रहे हो प्रथमेश? ये 2 डायमेंशनल क्वेश्चन हो गया है अभी, जब तक आई और जे सिर्फ इन्वॉल्व है। हाँ, उसमें के इन्वॉल्व कर देते तो हमारा आंसर उसके कारण चेंज हो जाता, लेकिन अगर बी की वैल्यू ये सब रखोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा तुम्हारे वेक्टर में। क्या डाउट क्लियर हुआ? सर मतलब बी नहीं दिया होता तो भी मैं परपेंडिकुलर वाला बोल देता कि 2i कैप माइनस जे कैप, पर नहीं, कैसे उसके करते? नहीं बोल सकते थे, बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ए बोल के नहीं परपेंडिकुलर तो वो है ना। सकते। ए पे परपेंडिकुलर तो एक ही वेक्टर थोड़ी ना होगा। तुम्हारा कंफ्यूजन यानी दूसरा था, मैंने कुछ ज्यादा समझ के तुम्हें कुछ और बता दिया। देखो ये लाइन अगर है, ये लाइन तुम्हारा ए वेक्टर है, तो इस पे परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यू कैन फाइंड सो मेनी परपेंडिकुलर, ये सब इस पे परपेंडिकुलर ही है, नहीं है परपेंडिकुलर? हाँ है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन परपेंडिकुलर होंगे ना। पर उस ये प्लेन समझो में भी उसका मैग्नीट्यूड अच्छा यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो ठीक है वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं ना फिर। ओके ओके ठीक। तो इसलिए परपेंडिकुलर बहुत सारे होते तो इसको लगाना जरूरत था। तुम क्यों कंफ्यूज हो गए? यहाँ पर 2 डायमेंशन मैंने दे दिया, अब इसलिए मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब लोग कर लिए या बताओ मैं? सर एक बार बता दो ना ये वाला। कैसे करना है? ठीक है, हमें करना है ए क्रॉस बी, यानी जिस पे परपेंडिकुलर है वो 2 बार यूज कर लेना है। और इसका फार्मूला है ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए बी, ये करें। अब ए डॉट बी कितना होगा? देखो ए डॉट बी क्या होगा? 1 माइनस 6 ए वेक्टर। ए डॉट ए 5 होगा, यस 5 होगा, और बी, सो इट इज -5a -5b। अब -5 कॉमन ले लो, a प्लस बी हो गया, a प्लस बी फाइंड कर लो, क्या आंसर आता है? -5 a प्लस बी करते हैं तो ये होगा 2i कैप
माइनस जे, 2i कैप माइनस जे कैप, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर आसान है निकालना, 2i कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय √5 बन गया। लेकिन हमेशा प्लस माइनस कर लेंगे, दोनों डायरेक्शंस मिल सकता है, दो वेक्टर्स बन सकते हैं, पैरेलल एंटी पैरेलल, √5, यही आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। तो अब इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ, इस v को इसको प्लस k कर देता हूँ। अब सॉल्व करो, क्या आंसर? सर हाँ बोलो। सर -25j -5k डिवाइड बाय √650। आया आप लोगों का आंसर? सर मेरा थोड़ा अलग आया, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस i कैप अपॉन √30 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस i कैप। 2i कैप प्लस 5j कैप। हाँ नहीं सर, बताओ फिर से, प्लस k कैप, प्लस k कैप, हाँ, ये है अपॉन √30। अपन √30। और बताओ, और किसी का? युवराज तुमने ने क्या बताया आंसर? सर बताओ। मेरा -i कैप -7j कैप प्लस 5k कैप अपॉन √75 आ रहा है, -i कैप -7j कैप प्लस 5k कैप अपॉन अपॉन √75। √70। और किसी का आंसर आया? सर मेरा हाँ बताओ। -25j कैप -25j कैप -5k कैप -5k कैप √650 डिवाइड √6। 650। अरे ऐसे केस में जो है ना, जो -5 है कॉमन ले लिया करो ना, तो ये जस्ट हो जाएगा तुम्हारा 5j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय √26। यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। जो कांस्टेंट बाहर निकलता है यूनिट वेक्टर में बाहर कर दीजिए, उसको हटा दीजिए कांस्टेंट को, उसके बाद यूनिट वेक्टर का काम कीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड से तो इफेक्ट पड़ता नहीं है ना। हाँ सर। इसलिए हमेशा से पूरा स्क्वायरिंग फिर करने लगोगे तो दिक्कत है। मान लो तुम्हारा -25j कैप आया और -5k कैप आया, ठीक है, और फिर से तुम स्क्वायरिंग मॉड कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं है। कन्वर्ट इनटू -5 इंटू 5j कैप प्लस k कैप। अब सिर्फ इतने का ही यूज करो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, उस -5 को भूल जाओ। ठीक है समझ आया? सर। क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो 5 आएगा ही ना, फिर से वो कैंसिल तो होना ही है। हाँ सर। अब तुमने सर जैसे पर रूट कितना निकाला था, √26 टू 20 कुछ निकाला था, 650। 650 निकाला था। अब देखो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम्हारा वाला अच्छा लग रहा है?
इसमें आप टर्म भी ज्यादा होगा, ऑप्शन तुमको मैच नहीं करेगा, इस ये वाला ऑप्शन मैच यही करेगा, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो अब देखते ठीक है। हैं कौन सा सही आंसर है। और लोगों ने आंसर निकाला क्या? सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी करना है। तो ये फॉर्मूला है ए डॉट बी, ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए बी। अब ए डॉट बी करते हो तो ये 1 माइनस 6 प्लस 0 हो जाएगा, और ए माइनस ए डॉट ए करोगे, ए डॉट ए यानी कि 5b। तो फिर से हम लोग -5 कॉमन ले लें, ए प्लस बी वेक्टर हो गया। -5 की हमें जरूरत तो है नहीं, तो सिर्फ ए प्लस बी से हमारा काम चल जाएगा। ए और बी को ऐड करो तो 2i कैप, एंड बी को ऐड करेंगे तो प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये माइनस जे कैप, माइनस, हाँ माइनस जे कैप, यस माइनस जे कैप, ये आया। So now your unit vector will be 2i cap minus j cap plus k cap divided by root under 6। ये आंसर होगा। ये आया किसी का? हाँ सर आया। था। तो बताना चाहिए था। आंसर तो यही होगा ना, फिर देखो चेक करो। हाँ सर। क्या गलतियां की है तुम लोग देख लीजिए एक बार। तो 1 बाय 1 तुम लोग एक बार नोट्स में जाके देख लेना क्या क्या मैंने बताया, इंपॉर्टेंट है। अब रिवीजन पे जा रहे हैं, मीन्स अब उसका एप्लीकेशन पे जाएंगे। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट बताया है, देन इट्स एप्लीकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, थर्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, and fourth vector triple product। ये दोनों देखोगे, इसमें इससे तुम्हें क्या निकलता है? एरिया निकल जाता है, एरिया बताता है ये, और ये वॉल्यूम बताता है। इससे एरिया आता है, इससे वॉल्यूम आता है। डॉट प्रोडक्ट जहां भी लाइक वेक्टर फोर्स है, फोर्स ये सब टाइप का क्या वर्क डन, फ्लक्स, ये सब में इसका जरूरत पड़ता है। डॉट प्रोडक्ट, वर्क डन, फ्लक्स, इसको निकालने में लगता है। क्रॉस प्रोडक्ट का जरूरत में टॉर्क, ये सब भी निकालने में फिजिक्स में टॉर्क ये सब के जरूरत में यूज आएगा। फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जब भी यूज कर रहे हो तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से तुम फाइंड कर सकते हो ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ टू गिवन वेक्टर। इससे तुम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकाल सकते हो, and perpendicular to one of them, and perpendicular to one of them। अब इसको 1 बाय 1 हम लोग एप्लीकेशंस पे जाएंगे, बट बिफोर दैट क्वेश्चंस भी करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन पे एक बार फिर से है, आज उससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन से खत्म हो जाएगा। लीनियर
combination of vector. First, I think linear combination तो मैंने बता ही दिया था, linear dependent and independent vector. Linear dependent and linearly independent vector, इसके बारे में डिस्कस करें. फर्स्ट 2 vectors की बात करें, 2 vectors are linearly independent. 2 vectors are linearly independent if lambda 1 a vector a1 vector plus lambda 2 a2 vector equal to 0 implies, क्या करोगे, क्या होना चाहिए यहाँ पर, lambda 1 equal to lambda 2 equal to 0 is only solution. इसके अलावा कोई सॉल्यूशंस ना हो, then these two were called linearly independent vectors. एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल a1 इक्वल टू अगर i प्लस j वेक्टर कर लिया एंड a2 इज 2i कैप प्लस j कैप कर दिया. सो ये एग्जाम्पल हो गया. दूसरा a2 वेक्टर i कैप एंड सॉरी a1 इज i कैप एंड a2 इज j कैप. ये तो स्टैंडर्ड वेक्टर हो गए लिनियरली इंडिपेंडेंट. तो इसमें क्या देख रहे हो, दो वेक्टर्स अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट है मीन्स एक को दूसरे के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे. क्यों नहीं लिख पाएंगे, यदि ये दोनों जीरो है, लैम्डा 1 अगर जीरो है तो तुम जीरो से डिवाइड तो कर ही नहीं पाओगे ना, और फिर इस फॉर्म में क्या लिख पाओगे कि अगर दोनों ही जीरो है तो क्या तुम a1 को माइनस लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 a2 लिख सकते हो क्या, जरा बताओ, क्या ये पॉसिबल है? अब नहीं सर. बोलिए, आवाज नहीं है ना. व्हाई? बिकॉज लैम्डा 1 इज जीरो. बिकॉज लैम्डा 1 इज जीरो. लैम्डा 1 जीरो है तो इसको डिवाइड करके लिख नहीं सकते. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. Or in words, you can say one vector cannot be written in the other vector, in the form of other vector. So तुम यहाँ ऐसा भी कह सकते हो, in this case, one vector cannot be written as a scalar multiple of other. Scalar multiple of other. One vector cannot be written as a scalar multiple of other. Then a1 and a2 are linearly independent. हो गया? एक So मिनट. here also you can write down a note in this case. So here a1 vector and a2 vector, a1 and a2 vectors are not parallel or antiparallel.
क्या समझे? ये दोनों में से कोई भी नहीं होंगे दो वेक्टर, क्योंकि एक को दूसरे के स्केलर मल्टीपल पे नहीं लिख पा रहे। हो गया सर। हो गया? सर वो नोट वाला पार्ट रहने दो एक मिनट। ठीक है, देखो यहाँ समझो क्या है, अगर ए को वेक्टर को तुम यदि 5b लिख देते, ए को 5b लिख देते, मीन्स b कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ ए और a कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ b। तो जैसे ही ये लिख दिया तो a और b क्या हो जाएंगे? a एंड b पैरेलल हो जाएंगे। और यहाँ स्टेटमेंट क्या कहता है? वो पैरेलल नहीं होने देंगे, मीन्स ये दोनों इस फॉर्म में हो नहीं सकते हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड दैट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बोथ आर should be 0 in this case. लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 should be 0 in this case. ये पहला का फर्स्ट पार्ट था। अब दूसरा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। यहाँ पर लैम्डा 1 a1 lambda 2 a2 equal to 0 have lambda 1 comma lambda 2 have other than 0 0 7। थोड़ी देर वेट करते हैं, काफी साउंड होने लगा। तो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स में क्या होगा? लाइक इस तरह से लिखते हैं तो इसको अदर देन 0 0 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एग्जांपल, अगर तुमने a1 वेक्टर i कैप लिख दिया और a2 वेक्टर 2i कैप लिख दिया, ठीक है, 2i कैप लिख दिया। अब तुम देखो, हम अगर लैम्डा 1 a लिखते हैं a1 प्लस लैम्डा 2 a2 लिख रहे हैं इक्वल टू, तो क्लियरली तुम देख पाओगे लैम्डा 1 की वैल्यू 2 लिख दे और लैम्डा 2 -1 कर ले तो सेटिस्फाई कर जाए। क्या सेटिस्फाई करेगा? चेक करो, 2 मिनट टाइम देता हूँ, सोचो इसको। सर समझा। समझे? हाँ सर। ओके। So actually you can say in two vectors they were linearly dependent if they are parallel or anti-parallel.
तो हाँ डायरेक्ट सर। यहाँ से एक रूल बन गया, इन केस ऑफ टू वेक्टर्स if they are parallel or anti-parallel, then these two vectors are called linearly dependent. If not, it is linearly independent. मतलब ये हुआ, अगर एक वेक्टर A ऐसे है और B वेक्टर यहाँ पर है, तो ये कभी भी जो है linearly dependent नहीं हो पाएगा, मीन्स B को A के फॉर्म में नहीं लिख पाओ। अगर एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख पाते हो तो वो दोनों वेक्टर या तो पैरेलल हो जाते हैं या एंटी पैरेलल हो जाते हैं। देखोगे अगर ये वेक्टर एक A है, दूसरा वेक्टर B है, तीसरा वेक्टर C है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, डायरेक्शंस तो वही है, रिवर्स करोगे तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड में चला जाएगा। मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता नहीं है, मीन्स हम लोग ऐसे बोल रहे हैं माइनस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, हाँ सर। तो ये हो गया टू वेक्टर्स के लिए। अब आते हैं थ्री वेक्टर्स में क्या होगा। क्लियर है सबको, नोट कर लेना। इन केस ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट if they are not parallel, dependent if they are parallel. Now come to three vectors. Second, the first, if three vectors, A1, A2, A3 are linearly independent, then lambda 1 A1 plus lambda 2 A2 plus lambda 3 A3 equal to 0 have only solution lambda 1 equal to lambda 2 equal to lambda 3 equal to 0। इसके अलावा इसको कोई और सॉल्यूशंस नहीं होगा, यही सॉल्यूशंस होंगे अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो। ये थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, यदि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो इसके अलावा इसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। करेक्ट। एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पर। फर्स्ट एग्जाम्पल, A1 वेक्टर को हमने I वेक्टर लिख दिया, A2 वेक्टर को J वेक्टर लिख दिया और A3 को K वेक्टर लिख दिया, A3 को K वेक्टर। सेकेंड, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। A1 इज I कैप प्लस J कैप, A2 इज I cap plus 3J cap and A3 is I cap plus K cap। तो ये भी तुम्हारा लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों होगा। इस मेथड से चेक भी कर सकते हो लीनियर इंडिपेंडेंस कंडीशंस को। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं सर ठीक है। ठीक। तो सर वो पैरेलल वाला केस हर एक में ऐड, हाँ क्या बोले, वो पैरेलल वाला केस हर एक में वैलिड होगा। पैरेलल वाला केस हर एक में वैलिड होगा। हाँ, दो वेक्टर्स आप पैरेलल अगर कर रहे हो, दो वेक्टर्स पैरेलल है तो तीसरे वेक्टर्स की अगर बात करोगे तो लैम्डा 3 0 हो जाए तो हाँ हाँ हो जाएगा। ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी बात। ठीक है, ठीक है, बट दैट इज प्योरली थियोरेटिकल पार्ट जो तुम कह रहे हो, सही समझे उसको। अब मान लो कि हमारे पास तीन वेक्टर्स है, F1, F2, F3, F1, F2, F3, ठीक है। अब बताओ इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर, इस तीनों वेक्टर्स, तीन फोर्स है, सब अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। इसके मैग्नीट्यूड को तुम इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर सकते हो।
तो इसके डायरेक्शंस कैसे हो कि तुम कितने भी इन फोर्स को आपस में इंक्रीज या डिक्रीज करो, चेंजेस करो, रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं होगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा ये λ1, λ2, λ3 क्या है। अगर मान लो 2F1 कर दिए तो ये डायरेक्शन बढ़ गया ना, इंक्रीज हो गया ना इस फोर्स का वैल्यू। अगर F1 की जगह तुमने 2F1 कर दिया तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा। और इसकी जगह हम 3F2 कर दिए तो भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। 5F3 कर लिया तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। सही बात है। तो मीन्स ये जो मैग्नीट्यूड है यानी λ1, λ2, λ3 करने का मतलब है इसके मैग्नीट्यूड को तुम अपने हिसाब से तुम इधर उधर कर रहे हो। इट इज जस्ट लाइक हमारे पास ये 3 फोर्स है, ये देखो ये 3 फोर्स है दिख रहा है। स्टार्टिंग में ये तीनों फोर्सेस जो है हो सकता है एक दूसरे को बैलेंस ना करो। अगर बैलेंस हो जाए ये फोर्सेस तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा ना। रिजल्टेंट ही तो दिखा रहा है F1 प्लस F2 प्लस F3। आई थिंक नहीं दिख रहा है तुम लोगों को। लॉ ऑफ साइन वाला हो रहा है ना। हाँ ओवरलैप कर रहा है थोड़ा सा। ये तुम्हारे लिए तो 2D हो गया ना, या 3D थोड़ी ना है। यस जस्ट मिनट। हाँ या फिर मैं बोर्ड पे यहाँ बनाता हूँ पहले। मान लो एक डायरेक्शन ये है, एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है। कोई एक ज्यादा मैग्नीट्यूड है, कोई एक कम मैग्नीट्यूड है। मान लो ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। ठीक है। तो अगर कम ज्यादा मैग्नीट्यूड है तो भी हम एक दूसरे को मैग्नीट्यूड को इधर उधर कर सकते हैं। कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो इसे 1/2 कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। इसे तुमने 1/4 कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, या इसे 2 कर दिया तो मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। तो इसको हम लोग इधर उधर आगे पीछे कर सकते हैं और इस तरीके से इसका रिजल्टेंट को जीरो कर सकते हैं। राइट, कर सकते हैं कि नहीं? रिजल्टेंट जीरो कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो हाँ यस सर बट इधर तो अपने को बोला ही गया है ना कि हम 0 के अलावा और कोई डिजिट ले ही नहीं सकते। जीरो के अलावा, हाँ दैट उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जस्ट मेरे क्वेश्चंस को पहले समझो, मैं क्या क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ तुमने। इसको हम करें क्या इस हाँ पार्ट को यहाँ पे? हाँ मैं कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पे 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक फोर्स ये F1 है और ये F2 है और ये F3 है। ठीक, ऑब्वियसली इस टाइम में क्या रिजल्टेंट जीरो होगा? क्या इसको देखने से लगता है क्या रिजल्टेंट जीरो होगा? इसमें नहीं होगा सर। नहीं होगा। लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर तो होगा सर। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को अगर हमने इंक्रीज कर दिया और उसको मान लो हमने 3F1 कर दिया, ठीक, और इधर भी जो है F2 जो है F2 के भी मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा बदल दिया। क्या कर दिया हमने? मान लो 4/3 कर दिया। ठीक, और F3 को एज इट इज रहने दिया। और इस केस में हो गया इसका रिजल्टेंट जीरो। एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस केस में इसका रिजल्टेंट जीरो हो गया। सर तो आप क्या बोलोगे अगर रिजल्ट? हाँ बोलोगे सर, आपने एक बात बताई थी कि अगर मतलब 3 वेक्टर जीरो हो रहे तो एक प्लेन में रहनी चाहिए ना तीनों भी। हाँ यही चीज तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 3F1 प्लस 4/3F2 प्लस F3 ये हो जाएगा जीरो। लेकिन यहाँ पर ये λ1, λ2, λ3 जीरो नहीं है सर तो फिर ये यहाँ पर। डिपेंडेंट बन जाएंगे ना? वेरी गुड। λ1, λ2, λ3 की वैल्यू जो देखोगे, λ1 यहाँ 3 हो गया, λ2 4/3 हो गया और λ3 1 हो गया। ऐसा वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पर F1, F2, F3 कैसे हो गए? डिपेंडेंट हो गए। यहाँ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं है ये। और जैसा युवराज ने बोला सर, यहाँ पर ये एक ही प्लेन में है। इस पॉइंट को भी नोट कीजिए, ये एक ही प्लेन में है। These vectors are in one plane.
लेकिन अगर हमने इसको चेंज कर दिए, यहाँ पर F3 कर ले और इधर F2 कर ले, और F1 तुम्हारा इधर है, ऊपर की ओर है, F1 इस तरीके से ऊपर की ओर बाहर निकला हुआ यूं है, दिख रहा है, यूं है F1। F1 इस प्लेन में नहीं है, आउटसाइड प्लेन है। अब तुम कितना भी रिजल्टेंट को इधर उधर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डिवाइड करो, रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं होगा। देन रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो। तो अगर F1, F2, F3 थ्री वेक्टर्स हैं और इसका एक वेक्टर जो है आउट ऑफ प्लेन चला जाए, तो इस केस में रिजल्टेंट जीरो नहीं होंगे, एंड दीज थ्री वेक्टर्स विल बी लीनियरली, क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो अब यहां से आप एक पॉइंट समझ पा रहे हो कि थ्री वेक्टर्स जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, व्हेन दे आर नॉन कोप्लेनर। सेम प्लेनर नहीं नहीं, हो सकता। सेम प्लेन में नहीं होंगे तब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ पर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और यहाँ पर ये लीनियरली डिपेंडेंट है। So three vectors are linearly independent if they are not in the same plane, and three vectors are linearly dependent if they are in the same plane. This formula independent का यही लगेगा जब बोलोगे इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। बट हम लोग मैथमेटिकली जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस पे आ सकते हैं डायरेक्टली। इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, टू वेक्टर्स इंडिपेंडेंट, मतलब दो वेक्टर्स जो है पैरेलल नहीं है। थ्री वेक्टर्स इंडिपेंडेंट मींस दे आर नॉट प्लेनर, करेक्ट? एंड थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट। अगर थ्री वेक्टर से ज्यादा ले लोगे इन स्पेस, अगर हम लोग इस तरह से वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमेशा वो आई जे के की बात कर रहे हैं, जो उसने बोला भी था। अगर और आगे जाए तो हो सकता है टाइम वाइम को भी डायमेंशन मिले, तो वहां पर उसका भी रीजन आ सकता है। बट अभी हम लोग नॉर्मल सा सिचुएशन देख रहे हैं, 3D के केस में टाइम ये सब को कंसिडर नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल सा रूल हो गया, व्हेन टू वेक्टर्स आर देयर, टू वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ दे आर पैरेलल और नॉन नहीं, टू वेक्टर्स में नॉन पैरेलल या फिर नॉट कोलिनियर। नॉन पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर में सेम ही होता है। हाँ अगर सर। वेक्टर की बात करोगे, दो वेक्टर, अगर एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर, इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट करके यहाँ ला सकते हो। इसलिए वेक्टर के केस में कभी अगर तुम्हें कोलिनियर बोले या पैरेलल बोले, दोनों सेम है। So two vectors are collinear or two vectors are parallel or anti-parallel, then these two vectors were said to be linearly dependent vectors. But if two vectors are non-parallel, then two vectors are called linearly independent vectors. तो सर हम Three ऐसे vectors, yes. हम मतलब cos थीटा निकाल के चेक कर सकते हैं ना कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। यहाँ cos थीटा क्यों निकालना है? यहाँ तो cos थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं है। cos थीटा निकालने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। ठीक है सर। दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। पहले तो ये पॉइंट को याद रख लो अच्छे से। यार सर क्या क्या चीज? हाँ, यस सर, हम प्लेनैरिटी से भी कंपेयर कर ही सकते हैं ना उसको? बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ से फाइनल नोट लिख लो। पहला, फॉर टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर, then they are dependent. अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है या कोलिनियर है, then they are dependent. Second, three vectors are coplanar, then they are linearly
डिपेंडेंट, कोप्लेनर है तो लीनियरली डिपेंडेंट है। यही दो बात तो हुई। टू वेक्टर्स में पैरेलल या कोलिनियर, थ्री वेक्टर्स में कोप्लेनर तो डिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट तो इसका रिवर्स है। नाउ थर्ड पॉइंट, मोर देन थ्री वेक्टर्स, three vectors are always linearly dependent. More than three vectors are always linearly dependent. That's why अगर कोई वेक्टर है, फोर वेक्टर, फोर्थ वेक्टर मान लो आर वेक्टर है, तो थ्री वेक्टर्स के फॉर्म में इसे हमेशा लिख सकते हो। अगर वो थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है तो थ्री वेक्टर्स, a fourth vector can always be written as lambda 1 a vector plus lambda 2 a2 vector plus lambda 3 a3 vector. Always you can write this fourth vector in linear combination of other three. Why? हमने क्या बताया, चार वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर ये चौथा वेक्टर है तो उसको इन तीन के फॉर्म में लिख पाओगे ना। तीन वेक्टर्स तक तो दिक्कत है, लेकिन चार वेक्टर्स हमेशा ही डिपेंडेंट होंगे। वेयर A1, A2 and A3 should be linearly independent. अगर तुम्हें तीन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दिए हुए हैं तो ऑलवेज यू कैन राइट एनी वेक्टर, फोर्थ वेक्टर एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर थ्री वेक्टर्स। तो दिस इज योर फंडामेंटल रिजल्ट, जो स्टार्टिंग में तुम लोग फिजिक्स में जैसे ही तुम आए होगे, ज्वाइन किया होगा क्लास को, ये पॉइंट तुम्हारे पास आया होगा कि हमारे पास कोई वेक्टर है तो उसको सर आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख लीजिए। तो हम क्यों लिख पाएंगे? बिकॉज यू कैन राइट एनी वेक्टर एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। So any vector can be written as linear combination of three independent vectors. Any vector can be written as linear combination of three independent vectors. मतलब सर आप ए ऐसा लिखो। हाँ हाँ, सर A1 A2 और A3 को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ना पहले उसके लिए। आपस में इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा यार। अब आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, तुम सर बोलोगे सर आप कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल दोगे क्या इसका? हाँ बिल्कुल सर यही रीजन है ना कि मीथेन का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। फिर मीथेन का हाँ हाँ डाइपोल बिल्कुल, जीरो होता है। हाँ हाँ बिल्कुल होता है, हो सकता है, ऑब्वियसली करेक्ट बात है। सर तो फिर हर sp3 कार्बन का होना चाहिए था। हर sp3 कार्बन का कोई जोड़ ही नहीं है ना कि सर इस केस में सर सर हम उसमें लैम्डा नहीं होगा ना उस केस में, हाँ सर वही कुछ फिक्स्ड होगी वैल्यू। ओके ओके। यस। सो हम लोग थोड़ा अच्छा, हम लोग क्या बताने वाले थे, एवरेज एनी वेक्टर कैन बी रिटन है। हाँ एक एग्जांपल तुम लोग चाहते थे, मान लो अगर हमने A1 वेक्टर को लिख दिया आई वेक्टर और A2 वेक्टर को भी लिख दिया 2i वेक्टर और A3 वेक्टर को लिख दिया 3i वेक्टर। अब तुम चाहोगे कि सर, बोलोगे सर हम कोई वेक्टर लिखना चाहते हैं और ये हमने लिख लिया लैम्डा 1 a प्लस लैम्डा 2 a2 प्लस लैम्डा 3 a3। क्या अब सर सही है ना? क्या लिख सकते हैं सर एनी वेक्टर को इन दिस फॉर्म? नहीं सर, नहीं लिख सकते। व्हाई? बिकॉज A1 A2 A3 आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, दे डिपेंड ऑन ईच अदर। यानी A3 को A1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, A2 को भी A1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा वो सही नहीं है। एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट। यहाँ इंडिपेंडेंट ये नहीं है। हाँ
अगर A1 वेक्टर ऐसा होता I कैप, A2 वेक्टर J कैप और A3 वेक्टर K कैप होता, अब तुम जरूर लिख सकते थे R इक्वल टू λ1 A प्लस λ2 A2 वेक्टर प्लस λ3 A3 वेक्टर। अब तुम जरूर लिख सकते थे। कोई दूसरा एग्जाम्पल दे वो वहां भी कर सकते हो। A1 वेक्टर को I कैप प्लस J कैप लिख ले, A2 वेक्टर 2I कैप प्लस 3J कैप कर ले, एंड A3 वेक्टर I कैप माइनस K कैप कर ले। अब फिर से ये तीनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अब आप चाहो तो एनी वेक्टर को लिख सकते हो। ये तो नहीं लिख पाओगे ऑब्वियसली, λ1 A1 वेक्टर प्लस λ2 A2 वेक्टर प्लस λ3 A3। देखो देखने में सिर्फ ये बड़ा बड़ा लग रहा है, क्वेश्चंस में बहुत जल्दी हो जाएगा। R इक्वल टू λ1 A1 प्लस λ2 A2 प्लस λ3 A3 वेक्टर क्यों लिख पाएंगे? क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये तीनों, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है सबको ये बात? हाँ सर। हाँ सर। सर 1 मिनट नोट डाउन करने दो सर। सर अब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते क्या आर्यन का? हाँ हाँ करो ना। ठीक है सर। वेक्टर इक्वेशन छोड़ के इस टाइप का जो क्वेश्चंस करना है करो, अभी जो बचा खुचा है वो भी खत्म कर देते हैं। अभी तक HSC बोर्ड किया तुम लोगों ने? हाँ सर वो किया। सारा हो गया? हाँ सर। कोई डाउट नहीं आ रहा उसमें? सर है लेकिन भेजा नहीं, भेजता हूँ आज। हो गया सर। तो अब देखो इसको अगर समझते हो अच्छे से, इस पॉइंट को अगर समझ गए, so let A vector is 2I cap plus J cap and B vector is I cap minus J cap, ऐसा कुछ दिया हुआ है, and you have to find a vector in the plane of A and B, in the plane of A and B, and perpendicular to थ्री आई कैप प्लस 2J कैप, इसके परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है। सो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले देखो इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी दिया, मतलब क्या हुआ? अगर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी दिया है तो जो भी तुम्हारा वेक्टर होगा, मान लो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। होगा, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, करेक्ट। यानी कि तुम जो अपना वेक्टर लिख सकते हो, तुम ऐसे लिख सकते हो 2I कैप प्लस J कैप, इधर λ1 कर लो, इधर λ2 कर दो, I कैप माइनस J कैप कर सकता है। कोई इसको चाहो तो λ1 कॉमन निकाल के बाहर कर दो और 2I कैप प्लस J कैप प्लस λ2 बाय λ1 I कैप माइनस J कैप, बट इसमें रिस्क है λ1 जीरो ना हो जाए,
तो इस तरह से भी तुम बाहर कर सकते हैं। और फिर इस वेक्टर को तुम ऐसा भी लिख सकता है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस म्यू आई कैप माइनस जे कैप, एक ही वेरिएबल रह जाएगा, तुम वेक्टर ये भी लिख सकते हो। और इस वेक्टर को इसके साथ डॉट करा के म्यू निकाल सकते हो। क्लियर है? इस वेक्टर को इसके साथ डॉट कराकर म्यू निकाल लोगे, वेक्टर आ जाए। हमने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया कि यदि ये वेक्टर प्लेनर, उसी प्लेन में एक तीसरा वेक्टर निकालना है तो तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में है तो ऑल थ्री आर डिपेंडेंट, so any one of them can be written as linear combination of other two। तो हमने other two लिख दिया। क्या क्लियर हो गया? अब इसको हाँ थोड़ा सर, सा क्लियर और है। माइन्यूटली समझिए। हमारा ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। क्योंकि x y की बात कर रहे हैं, हमारे पास चीजें बहुत ही आसान होगी करना। क्योंकि x y में हम लोग a और b ऐसा क्यों लें कि a हम लोग जो है इधर वाला a ले लिया और b जो है कुछ इधर वाला b ले लिया, ऐसा क्यों लें? हम चाहें तो इससे ज्यादा आसान कंडीशन ले सकते हैं, क्योंकि इसी प्लेन में हमें दो वेक्टर चाहिए था। याद रखो, ये जो थर्ड वेक्टर निकालना है वो a और b के प्लेन में चाहिए। a और b के प्लेन में कोई दूसरा वेक्टर तुम जानते हो क्या, जो सबसे सिंपल वेक्टर हो? उनका रिजल्टेंट। i और j, रिजल्टेंट भी क्यों i और j? अच्छा, हाँ हाँ क्योंकि ये x हाँ। और y प्लेन था, ये दोनों जो किस प्लेन में है, x y प्लेन में है। तो अब बताओ, तुम इसको ना यूज करके अगर थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन साइड में करो और सिर्फ लिख दो i कैप प्लस लैम्डा जे कैप, बस इतना ही कर ले। ठीक है? यही तुम बोले बगल में सब लोग बहुत कैलकुलेशन कर रहा है, तुम इतना सा ही लिख दिया। क्यों लिख दिया? कि अरे ये दो वेक्टर लिखे, इससे अच्छा आई जे लिख दे, क्योंकि ये आई जे भी तो इसी प्लेन में है एंड दैट इज द स्टैंडर्ड वेक्टर। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा क्या आएगा? -3/2 आ जाएगा। लैम्डा -3/2 देखो कितना जल्दी होने लगा, -3/2 लैम्डा आ गया, तो भी वेक्टर बन गया i -3/2 जे कैप, आंसर आ गया। अब मैग्नीट्यूड जैसा दिया हो उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, जहां भी तुम करोगे ऐसा ही आंसर आएगा। यू कैन चेक इन फर्स्ट मेथड, सेम आंसर आएगा, चेक करो। समझ पा रहे हो? सर एक्चुअली वो अगर i मुझे- प्लस लैम्डा जे वाला पार्ट नहीं समझा सर। ठीक है, पहले वाले मेथड से पहले आंसर निकालिए, फिर बताते हैं। सर पर अगर वो जो वेक्टर है, अगर वो 3i कैप प्लस 5j कैप हो गया, तो फिर उसके लिए और उससे भी लैम्डा कोई की फर्क नहीं वैल्यू। पड़ेगा। कौन सा 3i कैप, कौन सा वेक्टर? मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वो हाँ क्वेश्चन देखो में बताओ, ना। इस अगर क्वेश्चन में। हाँ हाँ हाँ, नहीं, मतलब इसी में 3i नहीं, कैप, हाँ इसी में नहीं, अगर वो जो वेक्टर आना होता वो अगर 3i हाँ कैप प्लस 5j कैप आना होता, तो हाँ फिर हाँ। यहाँ पे तो जब लैम्डा की वैल्यू 5/3 होगी तो फिर नीचे एक 3 आएगा, उससे मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा ना। हाँ, मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली बदलेगा ना, हमने मैग्नीट्यूड तो दिया ही नहीं ना। अब तुम खुद सोचो ना, ए और बी प्लेन में ए के परपेंडिकुलर, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर तो इनफिनाइट वेक्टर्स हो जाएंगे, नहीं होंगे? अगर मान उसी लो लाइन में होंगे तुम्हें ना। हाँ, उस लाइन में तो बहुत सारे वेक्टर्स होंगे। ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तुम्हें किसके परपेंडिकुलर चाहिए? परपेंडिकुलर टू थर्ड वेक्टर। इसी प्लेन में एक थर्ड वेक्टर मान लो ये है, इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर तो इनफिनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, बहुत सारे होंगे। मैग्नीट्यूड बदलते जाओ। हमने मैग्नीट्यूड नहीं दिया, दैट्स व्हाई क्वेश्चंस में तुम्हें यूनिट वेक्टर पूछा जाता है, यूनिट वेक्टर का ओके मैग्नीट्यूड ओके फिक्स हो जाता सर ओके हाँ। ओके, ठीक है सर। उससे आ गया सर। है, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। तो आपको कितना कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर रहते हो यहाँ पर। अब आप समझना है कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहा है तो इस तरीके से हम लोग जा सकते हैं, आई और जे को ही सिर्फ यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आंसर आ जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन से करके। सही है? अब इसको देखो हटा दिया
और इसकी जगह मैंने सिर्फ ए कर दिया, ए वेक्टर कर दिया। अब क्या आंसर होगा बताओ? अब कैसे आंसर करोगे इस क्वेश्चन को? अब करके देखो। सर वो ए ट्रिपल, कर दिया, टाइम हो गया क्या तुम लोग के नेक्स्ट क्लास का? सर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से करेंगे। वेक्टर टेबल प्रोडक्ट से कर सकते हो, नहीं कोई सर, प्रॉब्लम नहीं है। तुम इसी मेथड से करेंगे फिर से। ए क्रॉस नहीं, इससे भी कर सकते हो। ये तो मैंने बताया था, इस ये मेथड एक, तो ये मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन। उस वेक्टर को हम लोग मान लें, भी वेक्टर को ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर मान ले, या म्यू बी वेक्टर मान ले, म्यू बी मान ले। लेकिन गलती से किसी ने ये मान लिया म्यू ए प्लस बी, तो उसका खेल खराब हो जाएगा, ये हाँ नहीं हो बनता। जाएगा वो। इसमें क्या होगा, जब डॉट करोगे किसके साथ, डॉट ए, सॉरी नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें दोनों में से कोई काम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपस में परपेंडिकुलर होगा तब मीन्स अगर यही पार्ट 0 हो जाता तो दिक्कत होता, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड सिचुएशन क्या बन सकता है? हम लोग इस वेक्टर को डायरेक्ट ही लिख दें आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप, बस इतना ही लिख दें और फिर सॉल्व कर दें। क्योंकि जो वेक्टर आएगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा, तो आई जे का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, और इसलिए भी को आई प्लस लैम्डा जे कर दिया, और अब डॉट ए कर लो, ये सबसे आसान। तो नाउ यू हैव 3 मेथड। यस सर, अभी सपोज हमें इधर बस एक्स वाई प्लेन के वेक्टर्स मिले थे, अगर वो एक्स वाई और जेड के प्लेन में रहे और फिर हमें वो सिंपलेस्ट मेथड से करना रहा, कि जो आपने नहीं क्या मेथड 2 बताया है। हाँ, तो या तो इसको यूज करो या ये यूज करो। 1 2 3 थर्ड करने में दिक्कत होगी तुम्हें, थर्ड तो कर ही नहीं पाओगे ना सर 2 इक्वेशन चाहिए होगी थर्ड के लिए। वही नहीं, थर्ड में प्रॉब्लम क्या है? अगर मान लो हमने ए वेक्टर को ले लिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर को ले लिया तुमने 2 आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप, ठीक है। अब तुम्हें ए और बी में ऐसा कोई कॉमन इजी वेक्टर तो है ही नहीं ना। ये प्लेन तुम हाँ, डिसाइड कर पाओगे कौन सा प्लेन है? ये वाला जो वेक्टर दो वेक्टर जो है जिस प्लेन में है वो कोई स्टैंडर्ड प्लेन तो है नहीं। हाँ, नॉट ए स्टैंडर्ड प्लेन, नॉट स्टैंडर्ड प्लेन। तो और हमें ये वो स्टैंडर्ड प्लेन नहीं, मेथड से करना पड़ेगा ना, वी वाले या वी तो इसको वेक्टर। यूज करो पहला या दूसरा करो। ये देखो क्या होता है एग्जाम में, मेंस में नॉर्मली तुम्हें कम टाइम में सॉल्व करने वाला भी मेथड दिया जाता है, इसलिए कि कुछ बच्चे जो है नॉर्मल 1 2 को अप्लाई करें और कुछ मैनुअली सॉल्व कर ले थर्ड मेथड से। वाई? उन्हें समझ में आ जाए कि ये एक्स वाई प्लेन है, हमारे लिए ये जो है क्या है, ये यूजलेस है, ये यूजलेस है। मीन्स इसकी जगह अगर उसने दिया होता ए वेक्टर इक्वल टू कोएफिशिएंट नहीं दिए होते तो भी आई चलता। कैप प्लस वाई, यस, जे कैप, और बी वेक्टर जो है दिया होता जेड आई कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, ऐसा अगर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई यूज ही नहीं है एक्स वाई और जेड डब्ल्यू। अब देखो ये दे देता तो तुम्हारे लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। जस्ट यू कैन इमेजिन अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में ये कर देता कि देखो ए वेक्टर आपका जो है, ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और बी वेक्टर वो कह देता यू आई कैप या यू आई कैप एंड प्लस भी जे कैप, ये कर लेता तो तुम लोग और परेशान हो जाते हैं ना। इसमें जरा सोच के देखो क्या हालत होती, दिक्कत में फंस जाते। इस मेथड से पहला या दूसरा कोई भी यूज करते तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा होता,
ऑब्वियसली फाइनल आंसर तो वही आता, लेकिन इसमें एक्स वाई को भूल जाते और तुम लोग सिर्फ लिख देते हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर है जो फाइंड करना है वो तुम्हारा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप है, बस इतना सा कर लेते, इसको भूल जाते। क्या समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर समझा। सर बट मेरे सॉल्विंग मतलब मैंने दोनों मेथड से सॉल्व किया जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन दिया था ना, तो मेरे हाँ। आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड में थोड़ा ये होता है, मतलब मैग्नीट्यूड lambda चेंज times आता है। होगा ना, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन तो वही रहेगा। हम्म। देखो डायरेक्शन क्या आंसर आ रहा है बताओ। सर फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया तो -8 आ रहा है म्यू की वैल्यू, और दूसरे मेथड से किया तो -3/2 आ रहा है। हाँ पर तो सर दोनों वही एक आता है। दूसरे का नहीं मल्टीपल नहीं, होंगे म्यू ना। से फर्क नहीं पड़ता है ना, वो तो अलग होगा ही, मेथड बदला तो कांस्टेंट तो बदलेगा, बट जो वैल्यू जाएगा वो तो सेम ही आएगा, वो हाँ। कांस्टेंट सिर्फ डिफरेंट हो जाएगा। सर एक देखो से तुम्हारा आंसर बताओ क्या है, सर 4i आंसर बोलो -6j क्या है। आता है। ईसा बताने दो, ईसा को बोलो क्या बोल आ रहा है तुम्हारा आंसर जिसका सर प्रॉब्लम है। पहले हाँ? वाले केस में जो हमने नॉर्मल मेथड लिया था ना कि v को अज्यूम करके वगैरह, तो उसमें मेरा आंसर म्यू की वैल्यू -8 आ रही है। नहीं, म्यू से फर्क नहीं पड़ता, म्यू तो डिफरेंट हो सकता है, तुम्हारा फाइनल आंसर बताना पड़ेगा क्या है ये बताओ, कैलकुलेट पुट करने के बाद। अच्छा वैसे 1 मिनट। वो आंसर नहीं बदलेगा, सर वो उससे कभी बदलेगा -2i कैप प्लस 3j कैप आता है। -2i कैप प्लस 3j कैप आता है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर करोगे तो डिवाइडेड बाय √11 √13 करना पड़ेगा। सर ये i प्लस लैम्डा जे वाला वो आपने जो ऊपर लिखा है ना r इक्वल्स टू i प्लस लैम्डा जे, तो सर वो वाला पार्ट वो अभी भी नहीं आ रहा सर। हेलो। हाँ बता रहा हूँ बताता हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है वो एक आई है इधर और इधर जे है, ठीक है। अब तुम्हें कोई भी वेक्टर इधर का वेक्टर अगर निकालना है, ये आर वेक्टर, एनी वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन क्या लिखोगे बताओ, क्या उसमें के को इंट्रोड्यूस करोगे या नहीं करोगे? नहीं करना एक्स है ना वाई सर, प्लेन वो में एक्स वाई प्लेन नॉर्मली हम में लोग तो के क्या वाला नहीं लिखते हैं, रहेगा। हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस प्लस वाई वाई जे जे कैप कैप प्लस जेड के के कैप। कैप। लेकिन चूंकि एक्स वाई प्लेन है इसकी जरूरत तो है। हाँ मैंने पहले भी बताया if xy plane any vector can be written as linear combination of two vector I j के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x I कैप प्लस y j कैप, तो r वेक्टर क्या हो जाएगा, x को कॉमन भी ले लो तो y बाई एक्स हो जाएगा j। तो अब r को क्या लिख पाओगे, I कैप, इसे लैम्डा लिख लो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ ये सर, किस प्लेन में है, ये किस प्लेन का वेक्टर है? एक्स वाई प्लेन का। अब दूसरा देखते हैं, इधर एक वेक्टर ए है एक्स वाई प्लेन में, एक, और इधर एक वेक्टर बी है, ये भी एक्स वाई प्लेन में, और ए वेक्टर को हमने ले लिया है आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। और बी वेक्टर को ले लिया मान लो आई कैप माइनस जे कैप, कुछ और डाटा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम्हें इसी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर निकालना है, यू हैव टू फाइंड वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में अगर वेक्टर निकालना है तो इसको यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ सर। एक्स वाई प्लेन ही नहीं चाहिए जी, बी भी देखो आई जे का ही फॉर्म है, ए भी देखो आई जे का ही फॉर्म है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में वो वेक्टर है, तो जो भी एक्स वाई प्लेन में होगा तो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन तो होगा ही आई जे के। तो लेकिन मेथड अगर जाओगे तो तुम ऐसे लिखोगे आर इक्वल टू λ1 a प्लस λ2 b, या किसी एक को हटा भी दो, ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, ठीक है। देखो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ सकता है, ए और बी
आई जे का कैलकुलेशन ज्यादा हो गया, लेकिन हम इसको ना यूज करके, इस दो वेक्टर्स को ना यूज करके इस प्लेन के किसी भी दो वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। जो एक्स वाई प्लेन का जो दिया हुआ वेक्टर है उसी को ना यूज करें, हम किसी भी दो वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन के, और देन यू कैन डू लीनियर कॉम्बिनेशन। और सर पिछले हाँ। पिछले एग्जांपल में आपने ठीक वैसे ही किया था, तो उसमें अपने वो लैम्डा या म्यू की जो वैल्यू आपकी आई थी -3/2, तो वो आपने कैसे निकाली थी? डॉट प्रोडक्ट करके जो कंडीशंस दिया रहेगा, इस पे परपेंडिकुलर है तो उसे डॉट जीरो कर देंगे। कंडीशन कुछ दिया होगा ना, डॉट प्रोडक्ट का कंडीशन दिया होगा कि ये तुम इस पे क्वेश्चन सब करना शुरू करो ना, इसे क्वेश्चन को। सर वो बराबर बोले आप कि मतलब वो रेशियो सेम आता है, मतलब जो फाइनल आंसर है ना वो रेशियो निकाल के किया, एक दूसरे का मल्टीपल ही आता है, वो समझ हाँ, गई। अब बिल्कुल आएगा। सर और बताओ, क्या है कुछ दिक्कत? नहीं सर, कुछ नहीं। कोई दिक्कत है तो अलग से पूछ लेना मुझसे, अलग से टाइम तुम्हें मैं दे दूंगा उसके लिए। ठीक है सर। एंड करें, आप लोग इस पे क्वेश्चंस करना शुरू कर दो, वेक्टर्स के जिस टाइप के क्वेश्चंस जहां से मिलते हैं पकड़ पकड़ के करो, और नहीं होता है मुझे डाउट, ढेर सारे डाउट भेज दो, ठीक है सर। फिर उन डाउट्स को मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारा। तो वन आई थिंक समझ में आया तुम लोग को, जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो बताया? हाँ सर, पूरा समझा। ठीक, ओके। तो एंड कर रहा हूँ। सर वो आप लिंक भेजने वाले थे, वो आपने भेजे हाँ नहीं सर? हाँ, भेजता हूँ, भेज दिया, आज हाँ मैं भेज दूँगा। ठीक है सर।